बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ केमिस्ट्री की इस क्लास के अंदर। बेटा लास्ट टाइम हम केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पढ़ रहे थे, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के हमने पास्टुलेट डिस्कस किए थे, वन बाय वन उसको गौर से देखा था, पैरेलल उसको कंपेयर किया था डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। तो उसके अंदर हमने एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि mvr इज इक्वल टू NH/2π। बेटा उसके अंदर जो बाकी चीज़ें तो हमें मालूम थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो r है रेडियस, उसको हमने मालूम करना था। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैसे फाइंड किया जाता है और उसका तरीक़ाकार क्या है, वही हमारा आज का टॉपिक है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले आपने समझना है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट को कैसे फाइंड किया जा सकता है। आइए चलते हैं जी। अच्छा, इसमें एक ख्याल रखिएगा, ये टोटली डेरिवेशन है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए आपको साथ साथ नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बेटा इसको नोट भी कीजिएगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एटम के सेंटर के अंदर आप जैसा कि जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द मैं ये शेल बना रहा हूँ, आप कंसिडर कर लें कि ये फर्स्ट शेल है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये बोहर ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट को फाइंड किया था और बोहर ने ही ये सारी डेरिवेशन की थी। साथ बोहर ने हाइड्रोजन एटम यूज़ किया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बोहर ने सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को स्टडी किया था और उसी के मुतालिक बात की थी। बेटा अब आपको पता है कि किसी सर्कल का रेडियस क्या होता है। रेडियस कहते हैं कि सेंटर से किसी एक कार्नर तक का फासला रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? रेडियस कहलाता है। तो ये दो, अगर ये रेडियस सेंटर से ऐसी लाइन गुजरे जो दो कार्नर को आपस में मिला दे, तो वो हमारे पास डायामीटर बन जाता है। तो ये आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और ये हमने फाइंड करना है। आपको पता है कि इसके एक किनारे पर जहाँ पे हमें ऑर्बिट का पता चलता है वो इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। किससे पता चलता है जी? इलेक्ट्रॉन से। तो और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? ई नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? ई नेगेटिव। और इसी तरह जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन की तादाद कहते हैं, एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की तादाद। और उसको किससे जाहिर किया जाता है? Z से। बेटा प्रोटॉन की तादाद जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, Z से जाहिर किया जाता है। और आप जानते हैं प्रोटॉन की तादाद को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो हम उसको E पॉजिटिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? E पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि ये शक्ल हमने बनाई, रेडियस हमने फाइंड करना है। हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है? हमारे पास Z है एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन है। तो आपने फिज़िक्स के अंदर मैट्रिक में या अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद में उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बेटा, वो ज़रा देखिएगा उसकी डेफिनेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two oppositely charged bodies is फोर्स जो अपोजिटली चार्ज बॉडीज के दरमियान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of their charges and inversely proportional to square of distance between them।
डिस्टेंस बिटवीन दैम। बेटा ये ला आपके पास कॉलम्स ला है, ये आपने याद भी करनी है इसकी डेफिनेशन, और इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करते हैं। मैंने क्या कहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज़, दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, कि उनके ऊपर जो चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, उनको आपस में ज़रब कर दें, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके दरमियान जितना फासला है उसके स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा इक्वेशन को लिखने के लिए जो डायरेक्टली और इन्वर्सली बात की है उसको हम डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को डायरेक्ट ख़त्म करके साथ इसके कांस्टेंट भी लिखते हैं। जो इक्वेशन के अंदर ये कहता है F इज इक्वल टू Q1 Q2, ये Q1 Q2 क्या है, ये चार्ज बॉडीज़ के चार्ज हैं, चार्ज बॉडीज़ के चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के। तो ये बाकी कांस्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली या इन्वर्सली की लामत नहीं डाल रहे, तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो फासला है उसका स्क्वायर हमने लिया है, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कौन सा ला है, कॉलम्स ला, कॉलम्स ला, ये आपने याद रखना है। ये अगर इक्वेशन आपको याद है तो आप इसकी डेफिनेशन आसानी से कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आर बेसिकली उनके दरमियान क्या है, फासला है, उनके दरमियान डिस्टेंस है और उसका हमने स्क्वायर लिया हुआ है। तो ये बेटा आपके पास एप्सिलॉन नॉट और ये सारे कांस्टेंट्स हैं। आगे चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉलम्स ला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, देखिए बेटा यहाँ देखें आपके पास कॉलम्स ला क्या है, चार्ज बॉडीज आपके पास कौन कौन सी हैं जी, Q1 और Q2। चार्ज इनके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो दोनों के ऊपर चार्जेस बराबर हैं, चार्ज बराबर है, तो तादाद हमने देखनी है, तादाद कितनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ये एटॉमिक नंबर, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, साथ उसका पॉजिटिव चार्ज वाली और नेगेटिव चार्ज वाली। तो देखिए ज़रा इसको ऊपर हम अप्लाई करें अगर इसी इक्वेशन के मुताबिक इस पे ऊपर, तो ये आपके पास Z एटॉमिक नंबर, जितनी तादाद है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी है, E पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन और मल्टीप्लाई करें E नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर इनके दरमियान फासला है, आर स्क्वायर, ये फासला आपको नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना क्या है, पहले तो इसको देखते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। E पॉजिटिव और E नेगेटिव ये बेसिकली चार्जेस हैं, अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, इसलिए तो एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर तादाद बराबर है तो चार्ज भी तो उनके बराबर हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो जब ये बराबर हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव ना लिखें, हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, सिर्फ किसकी ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड की। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को ख़त्म कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझाने में मैं आपको कामयाब हो चुका हूँगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज़ है, आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, इसको मैं आपको बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली वैक्यूम परमिटिविटी होती है, वैक्यूम परमिटिविटी, ये आपने याद रख लेना, वैक्यूम परमिटिविटी। और इसकी मिकदार है एक, इसकी एक वैल्यू है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू है 8.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 और इसका यूनिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर, कॉलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। बेटा ये आपने याद रखनी है, वैक्यूम परमिटिविटी की वैल्यू है। ठीक हो गया। पाई आपको आप जानते हैं 3.144
आल्सो कांस्टेंट। तो ये बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती, लेकिन ये वैक्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम परमिटिविटी। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। अब आपने यहाँ से आगे चलते हैं, हम आगे चलें तो हमने देखना है कि ये जो फोर्स इसने आपस में मेंटेन की हुई है, यहाँ पे आप देखिएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है और क्यों है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्जेस अपोजिट हैं। इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज़ घूमने पे मजबूर कर रही है? यही अपोजिट चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा जो चीज़ किसी चीज़ को घुमाए दायरे के अंदर, वो कौन सी फोर्स होती है? कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको मैं FC लिख सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स FC, आप अपने जहन के लिए याद रखने के लिए। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। क्या कह देंगे? इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। बेटा एक बात और याद रखें आप, सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर आप छोड़ें किसी चीज़ को तो उस पर एक और फोर्स भी अमल कर रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है? किसी चीज़ को, जो चीज़ दायरे में हरकत कर रही है, उसी चीज़ को बाहर धकेल रही होती है। जैसे ही वो जहाँ से जिसने पकड़ा होता है सेंटर से, वो छोड़ता है तो वो बाहर निकल जाती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आइए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? यहाँ पे आप लिख लें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा ये बड़ा आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जी F इज इक्वल टू mv² ओवर R। mv² ओवर R। यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल गई। ये क्या थी? सेंट्रीपिटल, और ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे आप देखें कि ये इक्वेशन नंबर अगर 2 हो तो आप कहें कि इक्वेशन 1 और 2 LHS ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, ये तो उनके बराबर हैं 100। तो क्या होगा? तो RHS भी बराबर होगी। तो हम इनको बराबर करके लिख देते हैं। क्या लिखते हैं जी? ज़रा देखिएगा, mv² ओवर R इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। बेटा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। दोनों को कंपेयर कर लिया हमने, दोनों फोर्सेस हैं तो इसलिए इनको हमने कंपेयर कर लिया हुआ है। अब हमने V² को यहाँ से सेपरेट करना है। किसको? V² को। ज़रा देखें, V² को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो M मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखें एक चीज़ कैंसिल हो रही है, ये भी रेडियस है और ये रेडियस स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और एक रेडियस के साथ कैंसिल, तो ये R ख़त्म हो चुका है, M वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, V² अलग रह जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है V² इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप M ऐड कर दें इसके साथ, MR। क्या है जी? MR, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MR। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो ये आपके पास क्या है? V² आपके पास यहाँ ये आ चुका है। हमने चूँकि मालूम करना है रेडियस, तो आइए रेडियस की तरफ चलते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड रिलेशन। अब यहाँ पे एक बात आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये रिलेशन अगर हम डिस्कस करें, वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्या मतलब है? क्या समझ में आता है आपको? ये V² हमने जहाँ से लिया था वेलोसिटी का, कि रेडियस जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। रेडियस जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा और उसका रेडियस कम है, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये यहाँ से एक रिलेशन हमें फाइंड हो चुका है। अब आगे देखें, बोहर का एक पास्टुलेट था जो हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बोहर पास्टुलेट, अकॉर्डिंग टू, बेटा ये आपने साथ लाजमी मेंशन करना होता है कि ये इक्वेशन आपने कहाँ से ली है। बोहर ने कहा था कि
जो ऑर्बिट है, जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम ये होगा क्या, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। अब अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी को अलग करूँ तो वेलोसिटी को कैसे अलग करूँगा, v इज इक्वल टू NH/2 पाई। अब मैंने v, क्योंकि v स्क्वायर मैंने ऊपर निकाला है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैंने v निकाला है, v स्क्वायर। अब यहाँ पे v भी मैंने स्क्वायर बनाना है तो क्या करूँगा, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से। अब क्या होगा, इसको भी स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें, ठीक है जी। मैं कहता हूँ बाय स्क्वेयरिंग इक्वेशन का नंबर भी दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। इक्वेशन 4 का स्क्वायर लें दोनों साइडों पे तो आपके पास आंसर हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें दोनों इक्वेशंस आपके पास v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों इक्वेशन आपस में इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, फिर आप कहेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो जब आप इनको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को लेते हैं तो क्या आएगा, ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर, ये नज़र आ रहा है इस साइड पे, नज़र आ रहा है ना, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमने रेडियस को अलग करवाना है, पहले देखें कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। 4 के साथ पाई के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद और कोई चीज़ कैंसिल होने वाली है नहीं है। अब हम r को यहाँ से सेपरेट करेंगे, किसको जी, r को सेपरेट करने लगे हैं। देखिए ज़रा, r यहाँ ऊपर जाए तो क्या बच जाता है हमारे पास, r इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट और m ये ऊपर चले जाएंगे, ये बन जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर m और r, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ठीक हो गया बेटे, जहाँ पे हमने v को जब अलग किया था तो NH/2 पाई और m भी यहाँ साथ आना था, m क्या आना था, साथ आना था, v स्क्वायर को अलग करने लगे थे जब हम, तो v को इक्वल लिया था, तो v को इक्वल कैसे लिया था, जब NH/2 पाई mr सॉरी मैं लिखना भूल गया, तो m का स्क्वायर भी होगा और r का स्क्वायर भी, m स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास इक्वेशन बची थी। यहाँ पे भी इसी तरह m स्क्वायर और r स्क्वायर, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, v अलग हो गया NH/2 पाई mr, तो इसी तरह स्क्वायर ले लिया था मैंने, और ये आपके पास क्या आ गया 2m स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा ध्यान से कि ये इक्वेशन इसी तरह रहने देंगे हम, इस इक्वेशन के अंदर हमने m स्क्वायर और r स्क्वायर ऐड करना था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये जो m है ये m के साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है जी, और ये क्या आपके पास m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुका है, और एक r इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो चुका है। अब ये वाला r बच चुका है, क्या, ये वाला r बच चुका है, इसको हम ज़रा लिखते हैं। देखिए ज़रा, इस r को जब आप लिखते हैं यहाँ ऊपर आके, तो r बराबर है n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर, ये आपके पास नीचे आ जाएगा ZE स्क्वायर mZE स्क्वायर पाई mZE स्क्वायर, पाई, ये पाई भी है, पाई mZE स्क्वायर। बेटा जितना आप क्लियर करके लिखेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा, पाई mZE स्क्वायर हमारे पास बच चुका है r की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है
उसके बाद एच भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है, साथ ई भी कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब कांस्टेंट हैं तो हम इनको अलग करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एच कांस्टेंट है, और बटा पाई एम जेड ई स्क्वायर, और ये आपके साथ ये एच एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट इक्वेशन बन चुकी है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और पाई ओवर एम ई, सॉरी जेड जो है एटॉमिक नंबर, ये भी चेंज होता रहता है, जेड भी एटॉमिक नंबर है, ये हमारे पास वेरिएबल के अंदर आता है, तो वेरिएबल हम इसको इसी साइड पे लेके आएंगे और ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगे। ये क्या है? कांस्टेंट। और इनके लिए हम एक वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एज अ कांस्टेंट ए कांस्टेंट कहते हैं, इस पूरी वैल्यू को ए नॉट, और मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर ओवर जेड। अब ए नॉट की भी जब वैल्यू उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली तो वो वैल्यू भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपकी बुक में भी मौजूद है, ताकि आपको नेक्स्ट कोई परेशानी ना हो। और वो क्या है? ए कांस्टेंट है 5.29, ये आपके पास 10 रेज़ टू पावर माइनस मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, ये क्या था? मीटर था, और एन स्क्वायर ओवर जेड। अब बेटा ये आपके पास मीटर के अंदर है, वैल्यू बड़ी है, इसको आप छोटे वैल्यू के अंदर लेके आना चाहें तो 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर ओवर जेड। तो ये आपके पास रेडियस का बेसिक फार्मूला आ चुका है। ये आप इसको इसके अंदर एन के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पुट करेंगे, पहले शेल का मालूम करना चाहते हैं रेडियस, तो पहले शेल का 1 नंबर पुट करेंगे, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 नंबर पुट करते जाएंगे, आपके पास रेडियस आता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास इजीली आप निकाल चुके होंगे। आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क ये है कि जो एटम दिए गए हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पहले शेल का, दूसरे शेल का और तीसरे शेल का, ये 3 या 4 शेल तक आपने इनका रेडियस निकालना है। ये जो मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन एटम के लिए था। तो उसके बाद एक बात और आपने उसका मुझे आंसर भी करना है कि वो कहते हैं कि जैसे जैसे R2 माइनस R1 लेस देन R3 माइनस R2 और ये लेस देन R4 माइनस R3, कि इनका डिफरेंस जो है वो कम होता जाता, बढ़ता जाता है, डिफरेंस बढ़ता जाता है, लेकिन रेडियस जो है वो, अगर रेडियस आप देखेंगे तो आपको बिल तरतीब कम होता नज़र आएगा, सॉरी रेडियस बढ़ता नज़र आएगा। और कैसे बढ़ता नज़र आएगा? आप यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको भी आप देखिएगा। और ये रेडियस क्यों बढ़ता है? न्यूक्लियस से जब दूर जाते हैं तो ये रेडियस क्यों बढ़ता है, इसकी रीज़न क्या है? और एक और जो इसमें ख़ास बात है कि एक तरतीब के साथ नहीं बढ़ता, कि पहले 2 के अंदर आप देखेंगे कम बढ़ रहा है, फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये आपने मुझे आंसर करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये आज के लेक्चर की डेरिवेशन आपको समझ आ चुकी होगी और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी। तो यहाँ से मुझसे गलती हुई है, आपने ज़रा क्लियर करके लिखना है तो आपसे गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई था, V को मैंने अलग किया, NH/2 पाई MR में लिखना भूल गया था, तो ये आपने साथ मेंशन करना है। और जब स्क्वायर लेंगे तो लाजमी बात है इसका भी स्क्वायर आएगा, M²R², तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो ये आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या किसी कमेंट के अंदर आप हमें बता सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।